अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ओके जी, पहले लेक्चर कर लेते, फिर नियर 9 o'clock जो है ना वो क्विज हम लोग, सॉरी 9 o'clock कह रहा हूँ, कोई तकरीबन ऑलमोस्ट 12 बजे के करीब जो है वो क्विज करेंगे स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अभी जो आज हमने टॉपिक पढ़ना है वो रैंकाइन साइकिल का, ठीक है, चैप्टर नंबर 10 के ऊपर है, स्टीम बेस्ड पावर प्लांट के ऊपर। उसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। अच्छा, आपकी जो स्लाइड्स वगैरह हैं वो वीकली बेसिस पे मैं अपलोड करता रहता हूँ। आई होप सो कि आप लोग यस खैर सर। उसको देखते ही होंगे, ठीक है, तो वो आप लोग अपनी प्रिपरेशन साथ में जो है वो मुकम्मल रखें। यस सर। सर जी जी। सर हमें आप क्वेश्चन का बताएंगे कि मसलन कौन से चैप्टर से, मतलब पैटर्न के हिसाब से कितने परसेंट कौन से चैप्टर से आएगा या कोई इम्पोर्टेंट वगैरह। खैर कितने परसेंट किससे आएगा? सर वो पेपर की बात कर रहे हैं कि जो आपने फाइनल पेपर बनाना है ना, तो वो ये बड़ी अच्छी तरह पता है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। ये कैसे हो सकता है कि कमेंट करे और टीचर को ना पता हो? ऐसे टीचर की टीचिंग का भी क्या फ़ायदा है जिसे बच्चे की बात ही समझना है। यस सर। ठीक है, मैं तो वैसे उसकी बात को दिल में डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, हजम कर रहा हूँ कि बच्चे क्या कर रहे हैं। सो ये जितनी भी क्यूरीज है ना इस तरह की, वो मुझे आइडिया है कि इस तरह की मल्टीपल चीज़ें हर एक के माइंड में चल रही हैं। तो एक डॉक्यूमेंट जो है वो तश्कील दिया जाएगा, उससे जितना भी अफाका हो जाए। अगर कोई उससे क्यूरी ना एड्रेस हो रही हो तो बस ठीक है। सिलेबस के हवाले से मैं एक जो है वो डॉक्यूमेंट करूँगा प्रिपेयर, तो उस डॉक्यूमेंट के अंदर ही पॉसिबल जितनी भी चीज़ें होंगी वो मैं मेंशन कर दूंगा, और उससे इर्द गिर्द जो चीज़ होगी नहीं जो मेंशन करूँगा, इट मीन्स कि मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता। ठीक है, तो कुछ यानी कि कोर्स की भी नज़ाकत होती तो मैक्सिमम उसमें सब कुछ बता दिया जाएगा। फिर कुछ चीज़ें होती हैं जो खुलेआम में बताने वाली, तो वो नहीं बताई। ठीक है ना, फॉर वो मैं समझ सकता हूँ कि मैं खैर क्या कह रहा हूँ, आप लोगों को भी समझ लेना चाहिए। तो मैक्सिमम आप लोगों को उसमें बता दिया जाएगा कि क्या थ्योरी की रेशो रखेंगे, क्या हम लोग जो है वो न्यूमेरिकल की रेशो रखेंगे, और वो कोई हमारा को बयान एफिडेविट नहीं साइन होगा आप लोगों के साथ। वो वेरी भी कर सकती है चीज़, लेकिन पॉसिबली उस तरह की चीज़ ही हो। ठीक है, तो बाकी रहेगी बात को क्लू या टॉपिक्स वगैरह, उस तरह की चीज़ें नहीं होंगी। अभी एंड पे वैसे ही मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, तो टॉपिक में से दूंगा तो फिर फर्दर इम्पोर्टेंट क्या चीज़ रह जाती है, यानी कि अगर छठा चैप्टर डिस्कस किया तो उसमें रेफ्रिजरेंट और हीटिंग को डिस्कस किया। अभी रैंकाइन साइकिल डिस्कस करने लगा हूँ जो कि स्टीम का है, और ये 10वें चैप्टर का एक टॉपिक है। तो ये ऑलरेडी टॉपिक वाली ख्वाहिशात भी बीच में पूरी हो जाएंगी। फिर 9th चैप्टर का खैर एनी हो, अभी मैं फ़िलहाल टाइम नहीं वेस्ट करना चाह रहा। सो ये है कि टॉपिक्स भी बीच में होंगे, सारी चीज़ें होंगी, लेकिन जैसा मैंने पहले आप लोगों को क्लेम किया हुआ कि हर चीज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होगी। ठीक है, उसमें कोई इबहाम वाली बात नहीं होगी। ठीक है, तो अभी जो कुछ जो टीचर पढ़ा रहा है उसको साथ साथ पढ़े, रहेगी बात फाइनल की तो वो सारी चीज़ें मेंटली तौर पे क्लियर होंगी। ठीक है, लिहाजा यानी कि हर टॉपिक में 10-15 मिनट हर लेक्चर में उसकी डिस्कशन नहीं हो सकती कि फाइनल किस तरह का है। उसकी डिस्कशन एंड पे करूँगा कि फाइनल किस तरह का है। ठीक है, क्लियर है जी? ठीक है, तो अभी जो जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं बस आपका काम ये है कि साथ साथ पढ़ना। जैसे फॉर एग्जांपल चौथे पांचवें चैप्टर का क्विज लिया, सिलेबस आपको बता दिया था, तो आपका काम था उसको तैयारी कर लेना ताकि वो चीज़ आपकी कवर हो जाए। तो जैसे जैसे आगे मौका आ रहा है चीज़ें सारी इंशाल्लाह क्लियर करूँगा। ठीक है जी। अच्छा, अभी लेट मी शेयर द स्लाइड्स।
शेयर स्क्रीन। ओके जी। अच्छा, आपके सामने अभी चैप्टर नंबर 10 जो है ना वो सामने है कि वेपर एंड कंबाइन पावर साइकिल्स। अच्छा, इसमें यस ये नो डाउट के ये जो भी टॉपिक डिस्कस करेंगे वो चैप्टर नंबर 10 में से होगा, लेकिन दैट डजंट मीन्स कि चैप्टर नंबर 10 भी मुकम्मल तौर पर पढ़ लिया गया है। ठीक है, तो इसमें से हमने जस्ट एक टॉपिक पढ़ना है जो कि रैंकाइन साइकिल का टॉपिक है, और स्लाइड्स के अंदर मैंने उसी को इंसर्ट किया हुआ, जस्ट इसकी 10 स्लाइड्स हैं, बाकी सारी चीज़ें मैंने इसमें से निकाल दी हुई हैं। ठीक है जी। सो जो टॉपिक है ये जो चैप्टर का नाम है वो है कि वेपर एंड कंबाइंड पावर पावर साइकिल्स। तो जो इसके अंदर फर्दर हमने जो टॉपिक स्टडी करना है, इसमें तो वैसे काफ़ी सारे टॉपिक इंक्लूडेड हैं, जैसे आप सारी चीज़ें देखें तो नीचे काफ़ी सारे आ रहे हैं। तो हम इसमें से जो रैंकाइन साइकिल है, जो कि हमारे पास आइडियल साइकिल है वेपर पावर साइकिल का, या जहाँ पर स्टीम टरबाइन लगी होती है, वो जिस साइकिल पे ऑपरेट कर रही होती है, जिस चीज़ को फॉलो करके वो चल रही होती है, वो रैंकाइन साइकिल है। ठीक है, और बैक एंड पे सारी चीज़ें जो हैं वो कॉर्नॉट को जो है वो फॉलो कर रही होती हैं। और इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसको जो नहीं भी कवर की जाएंगी, ये फॉर एग्जांपल ये चीज़ें हैं सारी। ठीक है, सो इनको नहीं कवर किया जाएगा। ओके जी। रैंकाइन जो साइंस, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि जब भी प्रैक्टिकली कोई डिवाइस बनती है या कोई साइकिल बनाया जाता है, और उसका डेफिनेट सी बात है कोई ना कोई खास पर्पज़ होता है। ये पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हम हीट से वर्क नहीं ले सकते। अगर हीट से वर्क लेना है तो आपको कोई ना कोई डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी, कोई ना कोई डिफरेंट काम करना पड़ेगा, और डायरेक्ट हीट से वर्क नहीं मिल जाता। वर्क से आप हीट ले रहे थे और उसको डिस्कस भी कर रहे थे। तो ये हमने कुछ चीज़ें, और वो कौन सी डिवाइस ऐसा काम कर रही थी, फिर हीट इंजन वगैरह का पड़ा कि वो हमारी हेल्प आउट कर सकता है। तो ये जो सारे साइकिल्स नज़र आ रहे हैं, ये किसी न किसी साइंटिस्ट ने ये सजेस्ट किए हुए हैं, और इनकी बेस पे हमारी प्रैक्टिकल चीज़ें चल रही होती हैं। तो रैंकाइन ने जो साइकिल और सजेस्ट किया था, ये एक आइडियल साइकिल है, फॉर एग्जांपल जिसमें कोई लॉसेस नहीं है, कोई इसमें रुकावटें नहीं है। जैसे इलेक्ट्रिकल की सेंस में रुकावट का मतलब हम वहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहे होते हैं, मैकेनिकल की सेंस में रुकावट का नाम हम फ्रिक्शन ले रहे होते हैं। तो डिपेंड करता है कौन सा सिस्टम है, और आगे उसको किस तरह की चीज़ का सामना है कि वो आइडियल ना रह रहा हो, उसको एरर्स का सामना हो, उसको डिफरेंट इश्यूज का सामना हो। ठीक है, सो तो इन सारी चीज़ों को हम इरिवर्सिबिलिटीज़ भी कहते हैं, और इसको कोई एरर्स भी कह सकता है, इसको कोई डेफिशिएंसी भी कह सकता है, कुछ भी। तो ये डेफिनेट सी बात है, सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो रही होती हैं। तो हम जब इन साइकिल्स को स्टडी करते हैं तो हम कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और चीज़ें बिल्कुल बेहतर अंदाज में चल रही हैं, राइट। तो हम किसी भी एरर को इंक्लूड नहीं करते, और फिर इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे मैथमेटिकली जो चीज़ें होती हैं वो बड़ी आसान होती है। मैथमेटिक्स जो है वो इजी होती है, आपको डिफ़िकल्ट कॉम्प्लेक्स किस्म का एनालिसिस नहीं करना पड़ता, लेकिन प्रैक्टिकली जब आप लगाते हैं तो एरर्स वगैरह होते हैं, और वो हमें विद द पैसेज ऑफ टाइम आइडिया भी हो रहा होता है, और हम उसको ऑब्जर्व भी कर रहे होते हैं। तो हेडिंग जो ऊपर लिखी हुई है स्लाइड की, दैट इज रैंकाइन रैंकाइन साइकिल, यानी कि आगे लिखा हुआ था आइडियल साइकिल फॉर वेपर पावर साइकिल्स। ये सबको नजर आ रहा? यस सर। ठीक है। अब ये जो पिक्चर है ये चैप्टर 1 से मैं आपके सामने इसको मूव करवाता था और कहता था कि एक वक्त आएगा हम इसको करेंगे, तो आज वो वक्त है जब हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है जी। सो होता क्या है कि आप जो उसकी ब्लॉक डायग्राम है वो लेफ्ट साइड पे आप लोगों के सामने ही है, कि हम फर्नेस में किसी भी वजह से बर्निंग वहाँ पे हो रही है, कोल हो सकता है, ऑयल हो सकती है, गैस वेस्ट कुछ भी हो सकता है, और आगे बॉयलर लगा है। बॉयलर को आप हीट सप्लाई करेंगे, आपको तस्वीर में भी नज़र आ रहा है कि बॉयलर को क्यू इन मिल रही है, और बॉयलर स्टीम दे देगा। स्टीम क्या कर रही है, टरबाइन के ब्लेड्स के ऊपर हिट कर रही है, और टरबाइन के ब्लेड हमें क्या दे देंगे, टरबाइन इज़ अ वर्क आउटपुट डिवाइस, तो ये हमें वर्कआउट दे देगा।
और फिर स्टीम इसको टकरा के ब्लेड से नीचे गिर जाएगी और वहाँ पर कंडेंसर लगा हुआ है, उससे जो स्टीम है वो नो डाउट कि उसके प्रेशर और टेम्परेचर में कमी आ चुकी होगी, लेकिन उसकी हीट जो है उसको यहाँ से कुछ को आउट करवा दिया जाएगा ताकि फर्दर कूल डाउन हो जाए, फिर हमारे पास पंप आ जाएगा। ठीक है, सो क्या होगा कि कूल डाउन हो जाएगा, ठीक है, और पंप अब लगा हुआ है। अब यहाँ पर बज़ाहिर तौर पे महसूस हो रहा होगा कि पंप का क्या पर्पज़ है। तो पंप ने प्रेशर और टेम्परेचर या प्रेशर को इतना करके भेजना है जितना बॉयलर में रेटेड चल रहा है। फॉर एग्जांपल बॉयलर है, उसके अंदर स्टीम 500 डिग्री पे अगर चल रही है लेट से, या किसी सर्टेन प्रेशर पे चल रही, तो पंप का ये काम है कि जो बॉयलर के अंदर प्रेशर या टेम्परेचर है उसी प्रेशर के ऊपर इस चीज़ को वापस बॉयलर में भेजा जाए, और ये कंप्लीट एक साइकिल है। और पंप को हमने पढ़ा कि दैट इज़ अ वर्क इनपुट डिवाइस। अब ये तस्वीर को देख के आपको लग रहा होगा कि हमने 5वें चैप्टर के अंदर डिवाइसेस को क्यों पढ़ा था। आज वही डिवाइसेस मिल के एक पूरा एक साइकिल बन गया। और हर जो डिवाइस यहाँ पे लगी हुई है वो ज़ाहिरी तौर पर ओपन ओपन सिस्टम के ऊपर डिवाइस है, लेकिन ओवरऑल पूरा जो सिस्टम है वो हमारे पास एक साइकिल के ऊपर ऑपरेट कर रहा है, जैसे एक क्लोज सिस्टम होता है, ठीक है। लेकिन जो डिवाइस है अंदरूनी तौर पर हर एक डिवाइस वो ओपन सिस्टम के ऊपर बेस कर रही हैं, और अब इनके कुछ नाम भी रखे गए। सबसे पहले आप प्रोसेसेस को अगर देखें तो 1 से 2 पे लिखा हुआ है, जब पंप है आपके पास लिखा हुआ आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन इन अ पंप। आइसेंट्रोपिक वर्ड को मैं डिस्कस करता हूँ, और आपको पता है कि पंप और कंप्रेसर में क्या फ़र्क है। तैयारी भी ताज़ी ताज़ी की हुई है अपने चैप्टर नंबर 4 और 5। सर पंप जो होता है वो लिक्विड सर जो है वो को, कंप्रेस करता है किसी चीज को। और कंप्रेसर जो कि वेपर्स वगैरह को करते हैं, गैस को सिंपल हम कह सकते हैं कंप्रेस करते हैं। बाकी बताएं जी क्या करते हैं, पंप और कंप्रेसर में क्या फ़र्क है। ये जो कंप्रेसर होता है वो गैस का उसका टेम्परेचर को एक तो हाई कर देता है और उसके साथ उसका जो प्रेशर उसको बढ़ा देता है, ठीक है। और सर जो पंप होता है वो लिक्विड को सर उसका प्रेशर को बढ़ा देता है। पंप लिक्विड के प्रेशर को इंक्रीज करता है और कंप्रेसर जो है वो गैसेस के प्रेशर को इंक्रीज करता है। यस सर। यस। ठीक है, ओके जी। सो ठीक हो गया जी, आइसेंट्रोपिक वर्ड को छोड़ के कंप्रेशर इन अ पंप का हमें आइडिया हो गया। और फिर आगे 2 से 3 पॉइंट पे लिखा हुआ कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन इन अ बॉयलर, ठीक है। और फिर हमारे पास जो है वो 3rd पे लिखा हुआ है, यानी कि बॉयलर के अंदर हीट ऐड हो रही है, ऐसे ये पिक्चर में भी ऐसे ही नज़र आ रहा है। यस सर। ठीक है, 3 से 4 पे क्या लिखा हुआ, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन इन अ टरबाइन। तो टरबाइन के ऊपर जो है वो एक्सपेंशन एक्सपैंड, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है कि कांस्टेंट, जस्ट ओके। सो जो 4th पॉइंट है, यानी कि एक्सपेंशन होगी टरबाइन के ऊपर, स्टीम उसके ऊपर फॉल की, ब्लेड्स के ऊपर एक्सपैंड हुई वहाँ पर। और उसके बाद क्या है कि 4 से 1 पॉइंट पे लिखा हुआ कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन इन अ कंडेंसर। तो डेफिनेट सी बात है कंडेंसर के ऊपर हीट रिजेक्ट ही हो रही। अब कुछ चीज़ें हैं जिनको आइडियली एज्यूम किया गया है कि वो कांस्टेंट है,
अब वो क्या है, जो पहला पहला वर्ड था हर प्रोसेस का जिसको मैं इग्नोर करता गया हूँ, अब उस पे आते हैं। सबसे पहले एक वर्ड लिखा हुआ आइजेंट्रोपिक। तो आइजेंट्रोपिक के अंदर वर्ड आ रहा है इंट्रोपिक का। तो जो इंट्रोपी है बेसिकली, ये अगर आपने किसी ने देखा हो तो ये प्रॉपर्टी टेबल्स के अंदर भी एस के सिंबल से रिप्रेजेंट की हुई है, और आखिरी कॉलम मोस्टली इंट्रोपी के बने, जिसको अभी तक न्यूमेरिकल में यूज़ नहीं किया। इंथाल्पी के आगे जो कॉलम था वो इंट्रोपी का था, और उसको एस के सिंबल से रिप्रेजेंट किया गया। तो इंट्रोपी बेसिकली मॉलिक्यूलर डिसऑर्डरनेस होती, ठीक है, कि कोई भी जो आपके पास सब्सटेंस है उनके मॉलिक्यूल का, डेफिनेट सी बात है किसी न किसी ऑर्डर से वो अरेंज हुए होंगे, तो उसको हम मॉलिक्यूलर डिसऑर्डरनेस कहते हैं। सो जब हीट इन होती है तो ये मॉलिक्यूलर जो डिसऑर्डरनेस है ये बढ़ जाती है, ठीक है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल्स का जो डिसऑर्डरनेस है वो बढ़ेगी। इसका मतलब है हीट के इन होने से एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, और जब हीट आउट होती है तो मॉलिक्यूलर डिसऑर्डरनेस कम हो जाती है। तो हम कहते हैं कि एंट्रोपी कम हो गई है। तो एंट्रोपी बढ़ती कब है, जब हीट इन हो रही हो, और एंट्रोपी जो है वो कम कब होती है, जब हीट आउट हो रही हो। इससे बाकी जो सेटअप है इससे हट के वहाँ पर एंट्रोपी सेम रहती है, तो उनको हम क्या कहते हैं कि आइजेंट्रोपिक, यानी कि वहाँ पे एंट्रोपी चेंज नहीं हो रही, एंट्रोपी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो यानी कि 1 से 2 वाला पॉइंट क्या है कि वहाँ पर कंप्रेशन तो हुई है, पंप का काम ये कंप्रेस करना, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसको कोई याद वाली बात भी नहीं है। कंप्रेशन इन अ पंप इटसेल्फ कंप्रेशन नहीं कर रहा, लेकिन आपने मेंशन करना है, ये मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने वहाँ पर जो चीज़ें लिखनी है वो डेफिनेट से बात है, ठीक लिखनी है। और आइजेंट्रोपिक कंप्रेशन इन अ पंप का क्या मतलब है कि एंट्रोपी सेम रह रही है और कंप्रेशन हो रही है। जब आप 2 से 3 पॉइंट पे देखें तो वहाँ पर देखें उसने आइजेंट्रोपिक का वर्ड यूज़ नहीं किया हुआ। क्या लिखा हुआ जी? जी, आप में से कोई बताया कि 2 से 3 पॉइंट पे क्या लिखा हुआ? कांस्टेंट प्रेशर हीट कांस्टेंट एडिशन। प्रेशर हीट एडिशन इन अ बॉयलर। यहाँ पर उसने आइजेंट्रोपिक की बात नहीं की, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंट्रोपी कांस्टेंट भी नहीं है। वजह क्या? बॉयलर के ऊपर डायग्राम में देखें, यहाँ पर एंट्रोपी सेम रह सकती है या नहीं रह सकती? अगर रह सकती है तो कैसे रहेगी? अगर नहीं उसने मेंशन किया तो क्या वजह है, क्यों नहीं मेंशन किया? सर क्यू इन हो रहा है। जी, हीट इन हो रही है, और हीट इन जब होती है तो फिर एंट्रोपी कांस्टेंट नहीं रहती, एंट्रोपी इंक्रीज कर जाती है, राइट। सो देन आइजेंट्रोपिक एक्सपेंशन इन अ टरबाइन। अब जब स्टीम बॉयलर से निकली और टरबाइन के ऊपर आके उसने हिट किया तो स्टीम एक्सपैंड हुई है। यहाँ पर कोई हीट इन हीट आउट का चक्कर नहीं, तो अगेन वहाँ पर वर्ड क्या, आइजेंट्रोपिक एक्सपेंशन इन अ टरबाइन, राइट। फिर जब आप 4 से 1 पॉइंट पे हैं, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन इन अ कंडेंसर, तो कंडेंसर के ऊपर क्यू आउट होती है, एंट्रोपी कम होती है, तो लिहाजा यहाँ पर भी उसने आइजेंट्रोपिक का वर्ड यूज़ नहीं किया, क्यों? क्योंकि एंट्रोपी कांस्टेंट नहीं है। तो इन सूरतों में जो चीज़ कांस्टेंट है वो क्या है जी? कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, और कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर ही हीट रिजेक्शन है। तो ये जो कुछ उसने चीज़ें ज़ूम की हैं, आइजेंट्रोपिक और कांस्टेंट प्रेशर, और ये जो 2-3 चीज़ें ज़ूम की हैं, ये प्रैक्टिकली लाज़मी नहीं है कि ये ऐसा ही हो रहा हो। तो फिर जब ये चीज़ें कांस्टेंट नहीं रहती, डेफिनेट सी बात है कुछ एरर्स वगैरह इन्वॉल्व होते हैं, और ये बात भी लाज़मी नहीं है कि सारी की सारी हीट जो है वो स्टीम बना रही हो, और सारी की सारी स्टीम वर्कआउट हमें दे रही हो। और ये सारे मामला जो हैं ये बिल्कुल उस तरह से नहीं चल रहे होते जिस तरह कि हमें ब्लॉक डायग्राम में बड़े एक सोफिस्टिकेटेड वे में फ़ील हो रहे हैं। तो यही चीज़ें एफिशिएंसी को डिक्रीज़ करेंगे। अब इसकी पीवी डायग्राम को देख लेते हैं। जो डायग्राम यहाँ पे बनी हुई है वो टीएस डायग्राम है, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम, ठीक है। टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम। एंट्रोपी क्या है? मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर, नेट सिंबल क्या है? एस है, ठीक है जी। सो अब ब्लॉक डायग्राम, इसकी जो डायग्राम है प्रोसेस डायग्राम, उसको इन अ वेरी क्विक वे देख लेते हैं कि अगर आप यहाँ पर देखें तो 1 से 2 पॉइंट के ऊपर आप देखें आपके पास पंप लगा हुआ है, ठीक है। तो 1 वाला जो पॉइंट है वो बिल्कुल आपके पास जो फेज चेंज प्रोसेस डायग्राम बनती थी उस पे देखें तो 1 वाला पॉइंट आपके पास सैचुरेटेड लिक्विड पॉइंट के ऊपर है। 1 वाला पॉइंट कहाँ पर है? सैचुरेटेड लिक्विड पॉइंट के ऊपर। और जब पंप से वो चीज़ निकलेगी, अब वो क्या है? वो कंप्रेस्ड लिक्विड है, तो लिहाजा जब पंप को हम स्टडी करेंगे तो हमें पता है कि पंप के अंदर जो वाटर इन हो रहा होता है वो इन द फॉर्म ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड होता है, और जब पंप से आउट होता है तो उसको हाई प्रेशर पे करके कंप्रेस्ड लिक्विड बना दिया जाता है।
प्रेशर जो ही इंक्रीज करता जाता है आप किसकी तरफ मूव करते जाते हैं, लिक्विड्स और सॉलिड्स की तरफ। प्रेशर जैसे जैसे कम होता जाता है आप किसकी तरफ मूव करते जाते हैं, सुपरहीटेड वेपर की तरफ। ठीक है, ये आपको फिनोमेना पीवी और टीवी डायग्राम से ऑलरेडी अंडरस्टूड होना चाहिए कि ज़्यादा प्रेशर किन का होता है, लिक्विड्स का। सो पंप ने सैचुरेटेड लिक्विड को किस में कन्वर्ट कर दिया, कॉम्प्रेस्ड लिक्विड में। अगेन फिर क्या हुआ, 2 पॉइंट से क्यू इन हुई है। तो जब आप क्यू इन करेंगे तो इवेंचुअली क्या होगा कि आप उसके अंदर हीट सप्लाई करें। तो ये देखें 2 के बाद ये मैं साथ साथ कर्सर मूव कर रहा हूँ, 2 के बाद हीट आनी शुरू हुई और फेज चेंज प्रोसेस में वो दाखिल हुआ और फिर एक पॉइंट आया कि सैचुरेटेड को वो छोड़ के 3 पॉइंट पे पहुंच चुका है सुपर हीटेड पे। ये नज़र आ रहा है आपको पॉइंट टीएस डायग्राम के ऊपर। अच्छा, इसमें ये है कि थोड़ा जाके ना इस क्लास के साथ रिप्रेजेंटेशन जो है ना वो करें मेरे साथ। जो अगर चीज़ समझ आ रही नहीं आ रही इसको क्विक वे में ज़रा डिस्कस करें। ये मुंह बांध के लेक्चर ना लें, नहीं तो मैं सारों को यहाँ से ना मीटिंग में से रिमूव कर देना। ठीक है, और ये आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा टॉपिक, क्योंकि मेरी तरफ से मैं इधर अकेला ही बोलता रहूँगा। ठीक है, लेकिन आप सबको बाहर निकाल के मीटिंग में से। यस हाँ जी, तो 1 बाय 1 बताएं इसको करें, क्योंकि मैं कोई पागल नहीं हूँ। ठीक है, तो ये आपको फील हो रहा है कि 2 से 3 पॉइंट के ऊपर हीट इन हुई है और ये अब जो है वो सुपर हीटेड वेपर में कन्वर्ट हो चुका है। यस सर। यस सर। तो 3 वाला जो पॉइंट है, अब उसके बाद क्या होगा कि 3 वाले पॉइंट के बाद जो है वो टरबाइन अब आगे लगी हुई है। तो टरबाइन ने हमें क्या देना, टरबाइन हमें वर्क आउट दे रही है। वो टीएस डायग्राम में आपने डब्ल्यू आउट का सिंबल बनाया हुआ है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो देखें कि 3 से 4 पे, 3 और 4 की एक्स एक्सिस के ऊपर देखें एस की वैल्यू सेम है या मुख्तलिफ है। टीएस डायग्राम को देखें और 3 और 4 की वैल्यू सेम है। क्यों? क्योंकि सेम है। दैट इज आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन इन अ टरबाइन। वर्कआउट तो आपको मिल रहा है और आपको जो है वो इंट्रोपी सेम रह रही है, इंट्रोपी सेम रह रही है। नो डाउट कि एक्सपेंशन हुई है तो वो अपना प्रेशर टेम्परेचर लूज करेंगे। तो 3 और 4 में आपको टेम्परेचर में तो फ़र्क नज़र आ रहा है, लेकिन इंट्रोपी क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट। ठीक है, और फिर देखें 4 वाला पॉइंट अब जो है वो थर्ड पॉइंट जो था वो सुपर हीटेड वेपर था। जब स्टीम ब्लेड्स के ऊपर हिट की, उसने प्रेशर और टेम्परेचर अपना लूज किया था, वो स्टीम नहीं रही। ठीक है, अब उसकी जो खसूसियत है वो किस सेंस में आ चुकी है, वो सैचुरेटेड लिक्विड और वेपर मिक्सचर के रीजन में आ चुकी है। ये जहाँ पर मैंने एक चॉकलेट की बैट आप लोगों से लगाई थी, जहाँ पे लिखा हुआ था कि X2 इज इक्वल टू 90%, लिखा हुआ था ना कि क्वालिटी जो है वो 90% है वहाँ पर। तो ये देखें ये वाला जो पॉइंट है ये लिक्विड और वेपर के रीजन में आ गया, ये सैचुरेटेड रीजन में आ चुका है। और अब आप फर्दर 4 वाले पॉइंट को क्या करेंगे कि इससे क्यू आउट करवाएंगे। जब क्यू आउट करवाएंगे तो एंट्रोपी लूज होगी। अब आप अगर आप देखें तो 4 और 1 का टीएस डायग्राम पे एंट्रोपी सेम नहीं है। 4 की एंट्रोपी ज़्यादा और 1 की एंट्रोपी कम है। वजह क्या है, एक्स एक्सिस के ऊपर 4 के ऊपर एस की वैल्यू ज़्यादा है और 1 के ऊपर कम है। वजह क्या है कि हीट लूज हो चुकी है, हीट का लॉस हुआ यहाँ पे। ठीक है, क्यू आउट हुई है तो आपके पास एंट्रोपी जो है वो रिड्यूस हो चुकी। फिर अगेन 1 से 2 पॉइंट कॉन्सेप्ट पंप का है, तो 1 और 2 को भी उसने स्ट्रेट बनाने की कोशिश की है ताकि 1 और 2 पॉइंट के ऊपर भी इंट्रोपी सेम रहे। ठीक है, 1 और 2 पॉइंट के ऊपर भी इंट्रोपी सेम रहे। तो ये एक पूरा एक कंप्लीट एक वे है कि किस तरह से आपके पास रैंकाइन साइकिल के अंदर और गैस टरबाइन के अंदर यहीं पर ही जहाँ पर स्टीम है वहाँ पे गैस इन्वॉल्व हो जाएगी। तो किसी को टेक्निकली ब्लॉक डायग्राम में कोई इशू हो, टीएस डायग्राम में कोई इशू हो, इसके जो 4 प्रोसेस हैं उनके कई सिंबल में कई वर्किंग में कोई किसी किस्म का कोई इशू हो, टेक्निकल वे में कोई प्रॉब्लम, नो सर। ठीक है। तो ये 4 प्रोसेस के नाम लिखे हुए हैं और ये एक ब्लॉक डायग्राम है लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे टीएस डायग्राम। ठीक है, तो आपको पता भी होना चाहिए कि कौन सी चीज़ से क्या मुराद है। ठीक है, एक ब्लॉक डायग्राम बनी हुई है सिंपल आइडिया रैंकाइन साइकिल की, एक टीएस डायग्राम बनी हुई है टेम्परेचर इंट्रोपी डायग्राम। ठीक है, जिसमें पूरा प्रोसेस है। अच्छा, इसमें मुझे बताएं कि वर्किंग फ्लूइड कौन सा है। सबसे पहले तो बताएं कि वर्किंग फ्लूइड कौन सा होता है, क्योंकि अभी तैयारी की होगी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। वर्किंग फ्लूइड, यहाँ पर वर्किंग फ्लूइड जो है उसको वाटर चाहे कह लें चाहे उसको वेपर कह लें। ठीक है,
तो जो ऐसी चीज़ जो कि पूरे साइकिल के अंदर मूव कर रही है, तो वो आपके पास वाटर है, कभी वो स्टीम की फॉर्म में बन जाता है और कभी वो कभी लिक्विड की फॉर्म में, कभी वो वेपर की फॉर्म में। तो इसीलिए साइकिल का नाम भी जो है ना वो लिखा हुआ है द आइडियल साइकिल फॉर वेपर पावर साइकिल्स, यानी कि वेपर्स की इन्वॉल्वमेंट टाइम के अंदर। ठीक है, तो जो फ्लूइड आपके पास ओवरऑल काम कर रहा होता है, यहाँ पर एक स्टेटमेंट भी लिखी हुई है जिसका मैं भी बात कर रहा था, द आइडियल रैंकाइन साइकिल डज नॉट इन्वॉल्व एनी इंटरनल इरिवर्सिबिलिटीज। ठीक है, जो चीज़ अपनी ओरिजिनल कंडीशन में वापस आ जाती है उसको हम कहते हैं रिवर्सिबल, वो वापस आ गई है। वापस तभी आएगी जब कोई एरर्स नहीं होंगे। अदरवाइज जब पेंडुलम वगैरह को आप देखते हैं तो जब आप उनको वापस लाने की कोशिश करते हैं तो उनको एयर की फ्रिक्शन का भी सामना होता है, अगर किसी चीज़ को टच करें वो चीज़ भी इन्वॉल्व हो रही हो, तो यानी कि इंटरनली इनको कोई रुकावट नहीं है। तो अब न्यूमेरिकल की तरफ मूव कर लेते हैं। ये थ्योरेटिकली हमने इसको कवर कर लिया, अब इसका एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। यस सर। ये आपके पास ये नोट्स के तौर पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसकी मैंने एक सेपरेट स्लाइड बनाई है। उसी पहली स्लाइड को लेके यहाँ पर लेके आया हूँ, 2-3 चीज़ें आपको बताने के लिए। जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि वाटर विल एंटर एज अ सैचुरेटेड लिक्विड इन अ पंप। ये आप टीएस डायग्राम पे भी देख रहे हैं, वहाँ पे भी मैंने थोड़ा गौर आपको कराया था कि 1 वाला जो पॉइंट है वो सैचुरेटेड लिक्विड के ऊपर है और 2 वाला जो पॉइंट है वो कॉम्प्रेस्ड लिक्विड के ऊपर है। इसी तरह जब स्टीम हिट करेगी टरबाइन के ऊपर, वो अपना प्रेशर और टेम्परेचर लूज करेगी, तो हिट करने के बाद भी वो स्टीम नहीं रहेगी, फिर वो क्या हो जाएगा, मैंने मेंशन किया हुआ कि स्टीम विल एग्जिट एज अ, क्या पढ़ने की कोशिश करने जरा, किस तरह स्टीम एग्जिट होगी हिट करने के बाद? ऐसी कुछ उसमें स्टीम होगा, अपना प्रेशर और लिक्विड में से। टेम्परेचर लूज करेगी, तो कुछ बीच में लिक्विड यस रह जाएगा, कुछ वेपर रह जाएगा, तो दैट विल बी इन अ मिक्सचर फॉर्म, राइट। तो इसलिए टीएस डायग्राम यस में सर। आप अगर 4 नंबर देखें तो वो लिक्विड और वेपर के दरमियान में आ रहा है, ऐसे ही है। लेकिन बहुत यस ज़्यादा सर। वेपर की तरफ है, बहुत ज़्यादा वेपर की तरफ है, लेकिन सैचुरेटेड रीजन में आ रहा है। तो ये कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से ये, और ये खैर पावर प्लांट का पिक्चर बीच में इंसर्ट की गई है जस्ट फॉर द सेक ऑफ मोटिवेशन। तो ये हमारे पास एक डायग्राम बनी हुई है और इसको बड़े अच्छे अंदाज में हमने देखना है। अच्छा, अब आप मुझे अगर बताएं तो जो टॉप पे डायग्राम है उसका क्या आप नाम लेंगे और जो नीचे वाली डायग्राम है उसका आप क्या नाम लेंगे? ये ऊपर वाली ब्लॉक डायग्राम, नीचे वाली टीएस ठीक है, और डायग्राम। इसको ऊपर वाली को स्कीमेटिक भी कह रहा है कि यानी कि क्या स्कीम लगाई हुई है, या ब्लॉक डायग्राम कह लें, स्कीमेटिक डायग्राम कह लें, और नीचे वाली को टीएस डायग्राम भी कहा जा रहा है। ठीक है, तो अब मैं यस। स्टेटमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। वहाँ पे लिखा हुआ है कि कंसीडर अ स्टीम पावर प्लांट ऑपरेटिंग ऑन द सिंपल आइडियल रैंकाइन साइकिल। जब मैंने पहली लाइन पढ़ी है कि कंसीडर अ स्टीम पावर प्लांट ऑपरेटिंग ऑन द सिंपल आइडियल रैंकाइन साइकिल, तो मेरे जहन के अंदर पूरा लेक्चर आ जाना चाहिए जो कि आज हमने डिस्कस किया पहली लाइन के पढ़ने साथ साथ ही। चारों प्रोसेस मेरे जहन में आ यस। जानी चाहिए, मेरे जहन में ब्लॉक डायग्राम आ जानी चाहिए, मेरे जहन में टीएस डायग्राम आ जानी, पूरा फुल फ्लैज सारे का सारा नॉलेज मेरे माइंड में जस्ट पहली लाइन पढ़ने पे आ जाना चाहिए। बाकी अभी बात में देखते हैं। तो एक स्टीम पावर प्लांट है, प्रैक्टिकली उसका नाम साफ ज़ाहिर है, पावर प्लांट हम उनको कहते हैं, स्टीम पावर प्लांट उनको कह रहे हैं, लेकिन वो जो थ्योरेटिकल चीज़ें फॉलो कर रहे हैं वो किसकी फॉलो कर रहे हैं, रैंकाइन की। ठीक है, और वो एक आइडियल साइकिल है। प्रैक्टिकली जब हम लगाते हैं बीच में एरर्स इश्यूज इन्वॉल्व होते हैं, इरिवर्सिबिलिटीज इन्वॉल्व होती हैं। सो कहते हैं कि जी स्टीम एंटर्स द टरबाइन एट 3 मेगापास्कल एंड 350 डिग्री, राइट, कि स्टीम जो है वो टरबाइन के ऊपर एंटर हो रही है, टरबाइन के ऊपर हिट करने आ रही है 3 मेगापास्कल के ऊपर और 350 डिग्री के ऊपर, एंड इज कंडेंस इन द कंडेंसर, कंडेंस्ड होगी कंडेंसर के अंदर, और उसका जो प्रेशर है वो 75 किलो पास्कल होगा। ठीक है, और आपने क्या करना है कि डिटरमाइन द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ दिस साइकिल, आपने थर्मल एफिशिएंसी को फाइंड आउट करना है इस साइकिल की, क्योंकि ये थर्मल एफिशिएंसी पे ये है कि जो हीट इन थी और उससे क्या आप वर्कआउट ले रहे हैं। अभी ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ही हो रही है, थर्मल एफिशिएंसी की बात हो रही है, और एफिशिएंसी हमें पता आउटपुट ओवर इनपुट होती है, तो उसको हम डिस्कस करते हैं अभी ज़रा वन बाय वन। अब आप देखें कि आपके पास बहुत लिमिटेड डाटा है, डेटा के अंदर जस्ट स्टीम एंटर्स द टरबाइन लिखा हुआ कि थर्ड पॉइंट के ऊपर, जो पॉइंट नंबर आपके पास 3 होता है, जब टरबाइन की जो इनलेट है उसके ऊपर आपको प्रेशर और टेम्परेचर दिया हुआ,
और आपको कंडेंसर के ऊपर जो है वो कंडेंसर के ऊपर जिस प्रेशर पे आप कंडेंस कर रहे हैं वो 75 किलो पास्कल आपके पास दिया हुआ है। तो इसमें यस सर। कुछ थोड़ी सी जो थ्योरेटिकल ब्यूटीज़ हैं उनको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं, वो हमारी हेल्प कैसे करी। एक तो हमें पता है कि बॉयलर जो होता है ना वो उसके ऊपर हीट एडिशन हो रही होती है कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, यानी कि बॉयलर की अगर इनलेट या आउटलेट का हमें पता चल जाए तो उसकी दोनों साइड पे प्रेशर सेम ही रहता है। फिर मुझे अगर कंडेंसर के ऊपर किसी प्रेशर का पता चल जाए तो मुझे ये भी पता है कि हीट आउट भी जो हो रही होती है वो एट अ कांस्टेंट प्रेशर होती है। ठीक है, ये सांस इतने ना लें मोहब्बत वाले, लंबे लंबे जरा। सो जो कंडेंसर है, ठीक है, उसके ऊपर हीट रिजेक्शन हो रही होती है एट अ कांस्टेंट प्रेशर, ये थ्योरेटिकली मैंने पढ़ा। सो अगर मुझे कंडेंसर के ऊपर कहीं प्रेशर पता चल जाता है इनलेट पे या आउटलेट पे, तो वो दोनों साइडों पे सेम ही रहना। वो आप डायग्राम में भी देखें तो आपके ऊपर जो ब्लॉक डायग्राम है, कंडेंसर के ऊपर आपको 75 किलो पास्कल इन नज़र आ रहा है, 75 आउट नज़र आ रहा है। क्यों? यस क्योंकि सर। डेटा पे उसने बात कर दी कि कंडेंसर के ऊपर 75 है, तो मुझे पता चल गया कि कंडेंसर में क्यू आउट होती है एट अ कांस्टेंट प्रेशर, वो मेरी आसानी होगी। फिर उसने कहा कि स्टीम जो टरबाइन के ऊपर एंटर हो रही है, जो टरबाइन का एंटरिंग पॉइंट है, दैट इज पॉइंट नंबर 3 ओवर हियर। टरबाइन के ऊपर अगर आप देखें तो वो आपके पास 3 मेगापास्कल और 350 डिग्री, राइट। सो जब टरबाइन की एंट्रेंस ये है, तो टरबाइन के ऊपर चीज़ें जब हिट करती हैं तो वो निकल के कहाँ से आ रही होती हैं? टरबाइन के ऊपर जब कोई चीज़ आके हिट करेगी तो वो कहाँ से आ रही होती है? उसका सोर्स क्या है? सही, बॉयलर। बॉयलर उसका सोर्स है। तो बॉयलर जो है, बॉयलर मुझे ये इन्फॉर्मेशन देता है कि बॉयलर के ऊपर हीट एडिशन होती है एट अ कांस्टेंट प्रेशर। तो अगर यस। आपको टरबाइन के ऊपर हिट करने वाली चीज़ का प्रेशर पता है तो इसका मतलब है कि बॉयलर पर भी वही प्रेशर होगा। यस सर। ठीक है, अगर 3 मेगापास्कल बॉयलर के बाद है तो बॉयलर से पहले भी 3 मेगापास्कल है, क्योंकि बॉयलर के ऊपर हीट इन हो रही है एट अ कांस्टेंट प्रेशर। तो प्रेशर। यस। लिहाजा मेरे पास जो टरबाइन का डेटा था उसको मैंने बॉयलर के पीछे भी जाके 3 मेगापास्कल ही लिख दिया। ठीक है, सो मैंने ये वाला जो 3 मेगापास्कल है वो किस बेस पे लिखा है? वो थ्योरेटिकल नॉलेज के बेस पे लिखा है। टरबाइन का मुझे गिवन था और मुझे पता था कि बॉयलर हीट एडिशन एट अ कांस्टेंट प्रेशर, तो मुझे पता कि बॉयलर भी 3 पे। इसी तरह जब 75 उसने मुझे कंडेंसर का दिया था तो कंडेंसर के आगे पीछे भी मैंने इसलिए लिखा था क्योंकि कंडेंसर जो है दैट इज़ अ हीट आउट वहाँ पर हो रही है एट अ कांस्टेंट प्रेशर। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं बना रहा हूँ। फिर मुझे ये भी पता है कि जो चीज़ें अगर कंडेंसर का 75 किलो पास्कल है तो कंडेंसर से चीज़ें निकल के जाके पंप में इन होनी है, तो इसका मतलब है पंप के इनलेट पे भी 75 ही है। यस सर। ठीक है, तो ये मैं खुद देखें कि इसकी मुझे थोड़ी चीज़ें दी आएगा। थी और मैंने ज़्यादा चीज़ें इर्द गिर्द लिख दी। किसी को लिखने को इतराज़ नहीं कि स्टेटमेंट से ब्लॉक डायग्राम कैसे बनी है और लेबल्ड इतनी सारी चीज़ें कैसे लिख दी, मल्टीपल नो चीज़ें लिखी। सर। ठीक है, सो अब इसको थोड़ा मूव करते हैं हम आगे ना। सो डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर हम चीज़ें फाइंड आउट कर लेंगे। अभी देखते हैं कि हम ऐसी चीज़ें क्यों फाइंड आउट करें, कौन सी चीज़ को क्या करें। तो सबसे पहले मैं पॉइंट नंबर 1 पे देखता हूँ जो कि मेरे पास पंप है। ठीक है, कि पंप के ऊपर मेरे पास क्या है, मैंने आपको बताया था पिछली स्लाइड पे, स्पेशली मैंने 2 पॉइंट हाईलाइट किए हुए थे कि पंप के अंदर डेटा इंटर होता है एट अ सैचुरेटेड लिक्विड। ये टीएस डायग्राम में भी देखें तो 1 पॉइंट क्या है, सैचुरेटेड लिक्विड वाला पॉइंट है। ठीक है, सो अब मैंने टेबल कौन सा देखना है, सैचुरेटेड टेबल देखना है, राइट। तो मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास पंप के ऊपर क्या कुछ डेटा अवेलेबल है। तो पंप के ऊपर मुझे प्रेशर पता है 75 किलो पास्कल। ठीक है, और सैचुरेटेड लिक्विड है। तो आप वाटर वाले टेबल में चले जाएं, सैचुरेटेड वाला जो टेबल है, प्रेशर टेबल जो है, सैचुरेटेड लिक्विड पर जाकर आपने कुछ चीज़ें यहाँ पर फाइंड आउट कर ली। अभी इनकी समरी बाद में देखेंगे कि इनका सारों का हमें क्या बेनिफिट हो रहा है। अभी जस्ट गो विद द फ्लो के हो क्या रहा है हम फाइंड आउट करते जाते हैं। समरी में होता है तो हमने एक तो इंथैल्पी फाइंड आउट कर ली और एक हमने स्पेसिफिक वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया। वो खैर कैलकुलेट हमने क्या करना था, हमने जस्ट टेबल से देख के यहाँ पर लिख दिया। तो सैचुरेटेड लिक्विड वाले पॉइंट के लिए आप कौन सी चीज़ें देखते होते हैं, एफ वाली। ठीक है, सो आपने इंथैल्पी और वॉल्यूम को यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब मैं स्टेट 2 पे आ गया हूँ जो कि मेरे पास
बॉयलर की इनलेट है, तो उसके ऊपर मेरे पास प्रेशर कितना था, 3 मेगापास्कल। ठीक है जी। और 3 मेगापास्कल प्रेशर था और बॉयलर जो स्टेट 2 है, ठीक है। अब मैं अगर देखूं तो मैं पंप की बात करता हूँ, 1 और 2 पॉइंट पे मेरे पास क्या लगा हुआ था, पंप लगा हुआ था। यहाँ पर कुछ चीज़ें मेरे पास मेंशन है कि S2 इज इक्वल टू S1। S किस चीज़ को ज़ाहिर करे, इंट्रॉपी को, कि 1 और 2 पॉइंट की इंट्रॉपी सेम है। और ये बिल्कुल बात ठीक है, क्योंकि पंप और जो टरबाइन है वो आइजेंट्रोपिक प्रोसेस है। पंप और टरबाइन क्या है, आइजेंट्रोपिक है, और बॉयलर और कंडेंसर क्या है, कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है। सो पंप मेरे पास आइजेंट्रोपिक है, जो इंट्रोपी नंबर 1 होगी वो इंट्रोपी नंबर मेरे पास 2 होगी। टू। ठीक है। यस सर। ओके जी, ये भी कहीं ना कहीं मेरे पास इंफॉर्मेशन अगर कहीं मुझे यूज़ करनी पड़ेगी तो मैं इसको कर लूँगा। फिर मेरे पास लिखा हुआ है पंप का वर्क इन, क्योंकि पंप का वर्क इन बड़ा ज़रूरी है। एफिशिएंसी में हमें बताना पड़ेगा कि पंप वर्क इनपुट डिवाइस और पंप पे कितना वर्क इनपुट हमें करना पड़ा। ये हमारी टोटल आउटपुट्स में से माइनस होंगी चीज़ें। ये ज़रूरी चीज़ है, ये हमारे एक्सपेंडिचर्स में आ रहा है, ये अखराजात में। जैसे आप रेफ्रिजरेंट के केस में देख रहे थे कि कंप्रेसर को कितनी एनर्जी देनी पड़ रही है, तो उसने माइट भी एक एग्जांपल में लिखा भी हुआ था शायद 2 किलोवाट, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ थोड़ा आपको ज़हन आपका थोड़ा खोलने के लिए। सो हमें वर्क करना पड़ता है, ज़रूरी है, इस चीज़ को देखना ज़रूरी है। ठीक है। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज़ हुआ इसके ऊपर भी थोड़ा सा एतराज़ है, वो ज़रा बाद में बताऊँगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या यूज़ हुआ है पंप के ऊपर, कि पंप का वॉल्यूम, ठीक है, और जो प्रेशर का पंप चेंज लेके आया। अब पंप जो होता है वो प्रेशर को इंक्रीज़ करता है, उसकी इनलेट के ऊपर कुछ और प्रेशर है, आउटलेट के ऊपर कुछ और प्रेशर है, तो उनका डिफरेंस। ठीक है। और वो हमें पता चल चुका है कि 75 किलो पास्कल उसकी एंट्रेंस है और 3 मेगा पास्कल उसकी आउटलेट के ऊपर है। तो वो 3 मेगा पास्कल माइनस 75 आप हमने कर दिया उसको, कि सारों को किलो में ले आए हैं, इसने किलो में किया हुआ है, क्योंकि मेगा और किलो माइनस नहीं ना होंगे जब तक यूनिट आप या मेगा में रखो या किलो में रखो। सो और V1 जो था, जो सैचुरेटेड लिक्विड के तौर पे जो डेटा एंटर हो रहा था, वो हमने पार्ट यहाँ पर देखा है पंप के ऊपर के V1 हमारे पास क्या है, तो हमने ये चीज़ यहाँ पर रखी है। और हमारे पास पंप की जो एनर्जी है, स्पेसिफिक एनर्जी, वो ये आ गई। अब यहाँ पर हमने इंथाल्पी कैलकुलेट कर ली। अब इंथाल्पी को देखते हैं कि इंथाल्पी क्या है। इस पॉइंट के ऊपर फार्मूला जो यूज़ होता है बेसिकली, पंप के जो वर्क इन का फार्मूला यूज़ होता है वो ये है कि आपके पास W पंप इन क्या है कि H2 माइनस H1, कि यानी कि इंथाल्पी एट अ पॉइंट 2 माइनस इंथाल्पी एट अ पॉइंट 1। अगर आप पॉइंट 2 की इंथाल्पी को और पॉइंट 1 की इंथाल्पी को माइनस कर दो, तो हमारे पास पंप की एनर्जी कैलकुलेट हो जाएगी कि पंप कितनी एनर्जी दे रहा है, अगर हमने कैलकुलेट करनी हो तो। लेकिन हम पहले पंप को कैलकुलेट कर चुके हैं। अभी एंथैल्पी वाले फार्मूला से हमें क्या आइडिया होगा, एंथैल्पी वाले फार्मूला से हमें H2 का पता चल जाएगा, क्योंकि W पंप इन किसके बराबर है। इन चीज़ों की दफ़ा मैं सारों क्लियर कर दूँ कि W पंप इन इज इक्वल टू क्या है, H2 माइनस H1, H2 माइनस H1। तो H1 हमारे पास पहले ही है, पंप इन अभी आपने कैलकुलेट किया तो आपने इसको H2 यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। ठीक है। अभी एंड पे आगे का है ना, बार बार के समरी बाकी है कि ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने एफिशिएंसी की तरफ मूव करना है, उसमें ये सारी चीज़ें हमारे पास यूज होंगी। ओके जी। सो अब पॉइंट नंबर मैं 3 पे देखता हूँ, जो कि टरबाइन की इनलेट थी, और ये डेटा में भी एज इट इज़ गिवन था कि टरबाइन के ऊपर 3 मेगा पास्कल और 350 डिग्री पे टरबाइन के ऊपर वो स्टीम जो है वो एंटर हो रही है। तो हमने वहाँ से टेबल से H3 कैलकुलेट कर लिया। अब मज़े की बात यह है कि जब स्टीम है, सुपर हीटेड वेपर है, तो वहाँ पे कोई फार्मूला यूज़ नहीं होता है, F और G का कोई इशू नहीं होता, सारा के सारा आपके पास सुपर हीटेड वेपर होता है। वहाँ से आपने इंट्रॉपी भी देख ली। अब बार बार जो इंट्रॉपी को भी बीच में अब ला रहे हैं, उसका भी देखते हैं कि क्या हमें उसका बेनिफिट होगा। फिर जब टरबाइन से चीज़ें आउट हुई तो आगे आपके पास क्या आ जाता है, आगे आपके पास कंडेंसर है। ठीक है। तो आपको मैंने अभी स्लाइड एक पे वाज़ेह करके बताया था कि पंप के अंदर सैचुरेटेड लिक्विड के तौर पे एंटर हो रहा था, और जब टरबाइन से आउट होता है तो उसकी प्रेशर और टेम्परेचर लूज़ हो चुका होता है। टरबाइन का न्यूमेरिकल भी आपने देखा
जब टरबाइन से चीज़ लीव करती है तो किस कंडीशन में होती है? सैचुरेटेड मिक्सचर के केस में। किस केस में यस होती है? सैचुरेटेड सैचुरेटेड। मिक्सचर के केस में, ठीक है। और वो आपने चैप्टर 5 में भी देखा है, क्वालिटी 90% लिक्विड। यहाँ पे भी देखा है, चौथा जो पॉइंट है वो लिक्विड और वेपर के दरमियान में बन रहा है। तो P4 आपको वहाँ पर प्रेशर पता था 75 किलो पास्कल, और आपको ये भी पता है कि कंडेंसर जो है आपके पास, कंडेंसर से पहले बल्कि आपके पास क्या टरबाइन है। तो टरबाइन को आपने देखा होगा कि जो टरबाइन है वो, और आपके पास जो पंप है वो, टरबाइन और पंप दोनों क्या हैं? आइसेंट्रोपिक है। तो आप देख लें कि टरबाइन और जो टरबाइन की इनलेट क्या है और आउटलेट क्या है। टरबाइन की इनलेट है पॉइंट नंबर 3 और टरबाइन की आउटलेट है पॉइंट नंबर 4, ठीक है। तो आपने लिख दिया कि S4 इज इक्वल टू S3, ये बिल्कुल बात ठीक है, सही। सो अब S3 आपने पहले कैलकुलेट किया हुआ ये, तो जो S3 होगा वही क्या होगा? S4 होगा। जो S3 होगा वही आपके पास S4 होगा। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला आपने क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाना चाह रहे हैं बेसिकली कि S4 इज इक्वल टू S4F प्लस एक्स एस एफ जी। कौन से पॉइंट की एफ जी? पॉइंट नंबर 4 की। लेकिन आपके पास S4 ही नहीं था, तो वो आपको किसने बताया? वो आपको बताया कि S3 और S4 बराबर है, क्योंकि टरबाइन जो है उसकी इनलेट और आउटलेट आइसेंट्रोपिक है। तो ये फॉर्मूला आपने यहाँ पर यूज़ कर लिया, आपने X4 निकाल ली, वो आ गया। अब ये X4 में आप क्यों इंटरेस्टेड थे? क्योंकि जब आपने ये एंथैल्पी कैलकुलेट करनी थी ना, H4, ठीक है। तो H4 चूंकि सैचुरेटेड मिक्सचर रीजन में आ रहा है 4 पॉइंट, तो उस पर फॉर्मूला लगना था। फॉर्मूला जब लगना था आपके पास क्वालिटी नहीं थी, तो क्वालिटी फिर आपने इंट्रोपी के फॉर्मूले का सहारा लिया, ताकि आप यहाँ पे फॉर्मूला में, तो H4 भी आपके पास आ गया। यस सर। अब किसी को ये ना समझ लगी हो कि ये क्यों किया है। टरबाइन और पंप इन जो होते हैं वो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के ऊपर ऑपरेट कर रहे थे। ये क्यों किया है? X4 क्यों कैलकुलेट किया है? क्योंकि आपने इंथैल्पी निकालनी है और मिक्सचर रीजन है, तो इंथैल्पी का फॉर्मूला लगेगा तो क्वालिटी नहीं है आपके पास, और क्वालिटी निकालने के लिए आपने X4 का सहारा लिया, जो कि S4 के थ्रू आपकी हेल्प कर सकती है। और S4 को निकालने के लिए आपने पिछली स्टेट S3 का सहारा लिया, ठीक है। सर अब जो चीज़ें आप करेंगे, अब चूँकि हम समरी की तरफ बढ़ रहे हैं, बेसिकली एफिशिएंसी का फॉर्मूला ये है कि 1 माइनस, ये आपने उस चैप्टर में भी देखा, जो पिछला चैप्टर था उसमें भी आपने देखा है, चैप्टर नंबर 6 के अंदर भी, कि थर्मल एफिशिएंसी हमारे पास है 1 माइनस क्यू आउट ओवर क्यू इन, ठीक है। सो ये बेसिकली फॉर्मूला ओवरऑल ये होता है कि नेट अमाउंट पे कितना आपको वर्क आउटपुट मिल रहा है और डिवाइडेड बाय कितनी आप इनपुट दे रहे हैं, ठीक है। तो नेटवर्क आउटपुट में आप फिर क्या लिखते हैं? क्यू इन माइनस क्यू आउट, और डिवाइडेड बाय क्यू इन हो जाता है। तो ये फॉर्मूला थोड़ा सिंप्लीफाई होके क्या बना है? 1 माइनस क्यू आउट ओवर क्यू इन, ठीक है। अच्छा जी, माइक एक दफ़ा बंद कर दो यार, 2 सेमेस्टर गुजर गए हैं, चीज़ें थोड़ी इम्प्रूव कर लो। ओके, सो अब इसमें क्या है कि आपके पास क्यू आउट और क्यू इन आपने कैसे कैलकुलेट करने थे, ये बेसिकली मेन सारी चीज़ थी। तो आपने ये देखा कि क्यू आउट और क्यू इन आ कहाँ पे रहे होते हैं। तो क्यू इन आपके पास कहाँ पे आ रहा होता है? बॉयलर के ऊपर। किसके ऊपर आ रहा था? बॉयलर के बॉयलर। ऊपर आपके पास क्यू इन जो है वो आ रहा होता है, ठीक है। सो बॉयलर के ऊपर आपने कहा जी क्यू इन आ रहा था, और क्यू आउट कहाँ पे आ रहा होता है? कंडेंसर के ऊपर। किसके ऊपर? कंडेंसर के ऊपर। कंडेंसर के ऊपर, ठीक है। और जो क्यू इन है, बॉयलर के जो पॉइंट्स होते हैं वो 2 उसकी एंटरिंग होती है और 3 उसकी लीविंग, ऐसे ही ये यस बॉयलर सर। बन गया। और जो कंडेंसर है, ठीक है, जो कंडेंसर है उस पे जब चीज़ें एंटर हो रही होती हैं तो वो उसकी स्टेट 4, और कंडेंसर से जब आउट हो रही होती हैं तो वो उसकी क्या बन चुकी होती है? स्टेट 1, क्योंकि ये पंप में दाखिल होंगी हैं जब, ठीक है। सो यस। कंडेंसर के ऊपर जो स्टेट होती है, कंडेंसर की एंटरिंग है पॉइंट 4 और लीविंग क्या? पॉइंट 1, ठीक है। सो ये वो चीज़ें थी जिसने एफिशिएंसी में यूज़ होना है। तो अब अगर आपने हीट इन और हीट आउट का अंदाज़ा लगाना है, तो आपको, अगर आप
हीट इन और हीट आउट को आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको चारों इंथाल्पीज की ज़रूरत है, H3 माइनस H2 और H4 माइनस H1। ठीक है, क्यू आउट चौथे और पहले पॉइंट पे लगा हुआ तो 4 माइनस 1 आपने कर दिया, और जो H3 वाला पॉइंट है और 2 वाला जो पॉइंट है वो क्यू इन पे लगा हुआ। अब रहेगी बात कि इंथाल्पी ही क्यों यहाँ पर आई है, ये भी एक मेरे ज़हन में आ सकता है। तो आपने चैप्टर नंबर 5 पढ़ा है। चैप्टर नंबर 5 के अंदर मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई है कि जो ओपन सिस्टम की जो डिवाइसेस होती हैं उसके अंदर इंटरनल एनर्जी भी होती है और फ्लो एनर्जी भी होती है। ऐसा ही है, आप आज तैयारी भी कर चुके होंगे। ओपन सिस्टम 5वां चैप्टर क्या कहता है, U प्लस PV क्या कहता है, इंटरनल एनर्जी भी होती है सर और फ्लो भी होती है। तो दोनों को ये बनता क्या है, इससे इंथाल्पी ही बनती। चैप्टर नंबर 5 की एनर्जी बैलेंस इक्वेशंस में सारों में H नहीं आ रहा होता, इंथाल्पी नहीं आ रही होती। यस सर। ठीक है, तो इसीलिए कोई ये भी कह सकता था कि यहाँ पे इंटरनल एनर्जी को नहीं लिया, यहाँ पे उसको नहीं लिया। और फिर रहेगी बात के यहाँ पर कोई आपके पास वो चेंज इन किनेटिक नहीं है, चेंज इन पोटेंशियल नहीं है, इस तरह की चीज़ें भी नहीं है। सो हमने इंथाल्पी को किया इंक्लूड और ये किया। अब इसमें अब इस तरह अब आपको पता चला कि हर पॉइंट पे क्यों इंथाल्पीज निकाली जा रहे थे और क्यों कर रहे थे, क्योंकि कुछ इंटरलिंक्ड चीज़ें थी आपस में और उनको करने के लिए। तो किसी को न्यूमेरिकल में कोई इशू हो कि लेट से स्टेट 1 से 2 3 4 पे जब आए हैं तो फलां पॉइंट से फलां पॉइंट पे जब गए तो उसकी क्या ज़रूरत थी, या लेट्स से इट फील्स लाइक कि ये प्रोसेस समझ नहीं आया या लॉजिक समझ नहीं आई या कोई भी चीज़, किसी पे भी कोई कमेंट हो किसी। सर जी मैंने पूछना था जी जी सर जी, बॉयलर पे सर जी हमारा क्यू इन हो रहा होता है बिल्कुल। सही, लेकिन जब वो टरबाइन के ऊपर हिट करती सर जी वो हमारी जो वेपर होते हैं तो सर जी बिल्कुल तब उसका प्रेशर भी कम हो जाता है और उसकी हीट भी कम हो जाती है, इससे तब क्यू आउट नहीं होगा। नहीं, देखें दो तीन चीज़ें। हीट आउट होने का अंदाज कुछ और है, प्रेशर और टेम्परेचर का करने का अंदाज कुछ और है। जब आप हीट इन और हीट आउट कर रहे हैं ना तो उसको थोड़ा सा ज़हन-नशीन आपने करना है, वो मैं बताऊंगा, थोड़ा उसको गौर करना है। मिसाल के तौर पे आप फर्नेस की बात करते हैं या चिमनी की बात करते हैं, तो फर्नेस के अंदर आप आग जलाते हैं और आप उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। ये अब एक ठीक ठाक एक रीजनेबल वे में आपको पता भी चल रहा था, जैसे लेट से चूल्हा जल रहा है या कोई चीज़, इट फील्स लाइक हीट इन हो रही है। ठीक है, जब आप चिमनी से कोई चीज़ निकाल रहे हैं, सलेंसर से कोई चीज़ निकाल रहे हैं, बाहर इन्वायरमेंट में फेंक रहे हो, तो तब भी फील हो रहा होता है कि दैट इज क्यू आउट। किसी को कोई बताने की जरूरत नहीं, क्या ख्याल है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी दोनों कॉन्सेप्ट्स। अब आ जाता है टरबाइन के ऊपर जो कि कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है। ठीक है, टरबाइन के अंदर क्या हुआ है कि जब आप हिट करेंगे तब आपने अपनी जो एनर्जी है वो जिस प्रेशर से आ रहे थे, फॉर एग्जांपल आप एक प्रेशर से आते हैं और एक स्टूडेंट के अंदर टकराते हैं, तो वो स्टूडेंट थोड़ा आगे मूव कर जाएगा, नीचे गिर जाएगा, आपकी एनर्जी उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। जिस फ्लो से आप आ रहे थे वो फ्लो थोड़ा आगे उसको ले गया। गाड़ी टकराती है किसी पोल में और पोल ज़मीन के अंदर बिल्कुल अगर नहीं धंसा हुआ तो थोड़ा सा आगे चला जाएगा। सही यस सही। सर। लेकिन हम वहाँ पे ये नहीं कहेंगे कि क्यू आउट हुआ, आप लड़के से टकराएं और आप कहें जिधर चेक करो क्यू आउट तो नहीं निकली कहीं, ऐसे नहीं होगा। सपोज किसी वहाँ पे क्या होगा, वो एक, और जब आप एक रिदम से आ रहे थे आपका रिदम टूट जाएगा ना टकराने के बाद, या यस आप सर। उसी तरह मूव करते रहेंगे, आपका यस रिदम टूटेगा, उसी रिदम नहीं तो आगे अगले में कन्वर्ट होना है। तो वहाँ यस पर प्रेशर या टेम्परेचर जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं वो लूज होंगी, क्योंकि एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। वही चीज़ें ही तो आपको आप उनमें टकराएं और वही चीज़ें ही तो आपने आगे ट्रांसफ़र की। ठीक है, तो आप थोड़ा यस समझें कि क्यू आउट क्यू इन और क्यों वहाँ पर नहीं जिक्र कर रहे और वहाँ पे क्यों कर रहे हैं। होप सो कि थोड़ा बहुत कोई अफाका हुआ होगा। यस सर, हो गया। ठीक थैंक है, यू सो सर। ये कुछ थोड़े मामलात हैं। तो ठीक है जी, इस पे ये न्यूमेरिकल वगैरह इसको अच्छे तरीके से कर लें। अभी क्विज़ की तरफ हम आ जाते हैं। क्विज़ का मैंने सेटअप रेडी किया हुआ है। तो अभी क्विज़ जो होगा उसकी मैं टाइमर जो है वो ऑन कर देता हूँ। वो 12 से लेके 12:30 बजे के दरमियान आपने एलएमएस के ऊपर ही अपलोड करना है, और वीक नंबर 15 जो वीक है, वीक नंबर 15। ठीक है, सर ईमेल पे बेस्ट नहीं, वैसे वो एलएमएस की निस्बत थोड़ा इंटरनेट इशू आ रहा था तो एलएमएस तंग वो करता थोड़ा। एलएमएस नहीं तंग करता, वो ईमेल भी उतनी तंग करती है। लास्ट टाइम अनइंटेंशनली किसी बेचारे की मुझे रात को 12 बजे ईमेल आई हुई थी, दोपहर को उसने लगाई और कहीं 12 बजे मिली हुई है। तो जिस चीज़ ने इधर तंग करना है उसने उधर भी तंग करना है।
ठीक है। जीमेल भी अटैचमेंट अटक जाती हैं, उसका भी मैं यूज़र हूँ, वो वहाँ पे भी मसाइल हैं। ठीक है, तो लिहाजा ये यूनिफॉर्म वे में मेरे पास चीज़ें पड़ी होती हैं। जिसके नेट का वहाँ पर मसला है, उसका इधर भी मसला, हर तरफ मसले ही हैं उस पे ना। तो वो आप चीज़ छोड़ दें ज़हनी तौर के ऊपर। तो मैं भी सर कितना टाइम होगा टेस्ट के लिए? टेस्ट के लिए आधा घंटा होगा, और टेस्ट बहुत छोटा है, लेकिन उसके लिए ठीक है आधा सर, घंटा स्टिल उस पे। ठीक हो गया। अच्छा, बहुत सारे लोग जो हैं वो चीज़ों को थोड़ा ख़राब ही कर देते हैं कि एलएमएस पे कहने के बावजूद भी। तो कोशिश करें कि इस तरह की बाज़ आ जाएँ, बजाय कि इससे पहले कि मैं बाज़ कर दूँ, मैं एक्सेप्ट ही ना करूँ, तो ऑटोमेटिकली आप बाज़ आ जाएँ। लेकिन उससे बेहतर है कि आप बात से बाज़ आ जाएँ, ठीक है? क्योंकि जहाँ पर डिमांडेड होता है वहीं पर ही चीज़ों को भेजा करें। कोशिश किया करें ना कि जब एक बंदा कह रहा है इंस्ट्रक्शन को अगर फॉलो कर भी लेंगे तो उससे कोई लाइफ में फ़र्क नहीं पड़ जाता। सर किस वीक में था? अभी वीक 15 पे ऑन करूँगा, अभी 12 बजने में 2-3 मिनट रहते हैं, तो वीक नंबर 15 में ये भी डिस्प्ले हो जाएगा। जी क्विज एलएम पढ़ा भी एलएमएस भी होगा। एलएमएस पे पड़ा होगा, वहीं पे सबमिट कराएंगे। ओके सर। पहले में से क्विज नहीं दिए हुए। दिया वैसे मैंने समझ रहा था कि शायद आपने मेल करनी है क्विज की और सबमिट हमने सर एलएमएस पे करना है। सर एमसीक्यूज होंगे या न्यूमेरिकल? तो आप लोगों ने नकल के लिए इन्वायरमेंट सेट करना है। नहीं सर, वो लास्ट टाइम आपने कहा था ना वो न्यूमेरिकल नहीं होगा, टाइम बहुत अच्छा, लग रहा था। पुरानी बातें होंगी। जी सर। एमसीक्यू दे दूं तो मुझे आप लोगों का पता है, समझ सर गए ना? कैलकुलेटर लेके आना। नहीं, वो कैलकुलेटर नहीं बेटा, अंडा आएगा ना उससे, अंडे से बेहतर है कि थोड़ा। नो सर, नो सर, आप कह रहे हैं ना न्यूमेरिकल की इन्वायरमेंट, तो वो कैलकुलेटर के वो ले आए हम, अच्छा, अगर न्यूमेरिकल है तो। चलें, ये तो खैर अंडरस्टूड सी चीज़ें हैं, ये वक्ती फैसले थोड़ी होते हैं कि कैलकुलेटर लाना, ये तो पहले की बातें हैं। आप लोगों के साबन बहुत स्लो हैं। हाँ भाई, चीज़ें चेंज करें। चलें जी, देखें आपको वीक नंबर 15 के अंदर क्विज सेशन 15, वीक नंबर 15 सेशन 15, उसमें क्विज 4 CLO4 के नाम से क्विज आपके पास आ चुका होगा, और उस पर टाइमर लगा। टाइम को मैं थोड़ा सेट कर लेता हूँ, 1 मिनट ये शो करवा रहा है 11:59 AM, ठीक है, और 12:30 PM, इसको भी मैं थोड़ा देख लेता हूँ। ठीक है जी, क्विज आ चुका है आपके सामने, आ जाएगा अभी। चलें वीक वीक 15 में 15 में देख, तो रैंकिंग साइकिल है सर अभी। नहीं उस पर क्विज में देखें ना, क्विज और असाइनमेंट की जहाँ पे ऑप्शन होती है उसमें देखें, क्विज सेशन 15 के अंदर रैंकाइन साइकिल से थोड़ा ऊपर देखें, वहाँ पे आपके पास यस सर, शो हो क्विज की ऑप्शन होगी, ठीक है। गया। यस सर। रिफ्रेश कर ले, जहाँ पे रैंकाइन साइकिल स्लाइड्स पड़ी हैं, इससे थोड़ा ऊपर आपके पास ऑप्शन आएगी, जिसके पास अगर नहीं आ रही पेज को रिफ्रेश कर ले। तो टाइमिंग, कितना टाइम जब आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, कितना टाइम आ रहा है? मुझे AM और PM पे थोड़ा है तफज़ात। तो 30 मिनट्स का आ रहा है। सही। चलें, इसको ठीक है करें, और ये 30 मिनट का नहीं, 5 मिनट का वैसे क्विज है, तो इसको अटेम्प्ट करें। मेरे पास जो है ना, बाकी इशू नहीं आनी चाहिए, ठीक है। आप सर एंड पे कहाँ मोहम्मद पड़ा, मिल नहीं रहा। भैया, वीक नंबर 15 सेशन नंबर 15, 15वें वीक के अंदर 15 नंबर सेशन के अंदर मिल गया या अभी भी नहीं मिला?
ये स्क्रीन शेयर भी देख लो ना, जब मैं वीक नंबर 15 में आता हूँ, सेशन 15 वीक 15 में जब मैं आया हूँ, तो मेरे पास वहाँ पर क्विज 15 के नाम से भी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। यस सर, हो गया रिसीव। ये सामने पड़ा सेशन सर ये इधर ही 15 फिल क्विज। कर देना हम। इधर भी आप फिल कर सकते हैं, लेकिन आप साथ साथ उसको कॉपी पेस्ट सिलेक्ट ऑल करके कॉपी वगैरह करते रहे करें अपने डेटा को, अगर कहीं लॉग आउट आप होते हैं ताकि वो जाया ना। ओके सर। जैसे मैसेज वगैरह होता है तो फॉर सबमिशन सर इसे इधर ही हल करना है या रजिस्टर पे? आपकी अपनी मर्जी है, जिस तरह मर्जी ठीक है। करना। सर ये कोई स्कोर है ना? ये क्विज 4 है जी। तो एनालाइज का मतलब क्या होता है कि आप उसको चीज को पोर्शंस में ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि उसको कंप्लीट डीप एनालिसिस करेंगे। जैसे मैं कोई चीज़ समझा रहा होता हूँ कि ये यूं यूं हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, तो आप उसका कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे ये चीज़ है, वहाँ पे ये इस सेंस में ये एनालिसिस होता है, तो इस सेंस में आपने एनालाइज करना और फिर बताना भी है। तो दो डिफरेंट एक तरह के पोर्शन बन जाएंगे, एक में पीवी डायग्राम को एनालाइज करना और दूसरे में आपको डिवाइस दी हुई है, ठीक है, जो कि एक सिस्टम है। वो अब आपको पता होना चाहिए कि ये डिवाइसेस ओपन सिस्टम की है, ये क्लोज सिस्टम की है, और इसका एनर्जी बैलेंस इक्वेशन उसके मुताबिक क्या आएगी, और अगर इसमें कोई फैक्टर आप जीरो कर रहे हैं तो वो आप लोग उसको किस तरह से देखें।
सर LMS पे अपलोड ही नहीं हो रहा, चूज फाइल का ऑप्शन ही नहीं दे रहा वो। LMS वक्त गुजार के कह रहे हैं कि LMS पे अपलोड नहीं हो रहा, कोई थोड़ा तरक्की कर जाएं आप भी। नो सर, 2-3 मिनट पहले का मैं कर रहा हूँ, चूज फाइल का ऑप्शन दे ही नहीं रहा वो। क्या नहीं कर रहा वो? सर चूज फाइल का ऑप्शन आता है जब वो अपलोड करते हैं LMS पे, वो चूज फाइल का ऑप्शन ही नहीं दे रहा। किसका ऑप्शन दे रहा है? चूज फाइल का नहीं दे रहा। सर वो चूज फाइल का लोगों ऑप्शन आता है ना, जिसपे हम वो फिर वो PDF जो होता है वो अपलोड कर देते हैं, वो उसका यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं देता। ये देखें, ये मैंने प्रीव्यूज का खोला हुआ है, ये ऑप्शन यार ये इसमें ना ड्रैग करके फाइल अपनी डाल दो, हो जाएगी देखो ना। अपलोड। सर मोबाइल फाइल पे को ड्रैग नहीं ना होती। सर फाइल क्या सर मोबाइल फाइल? पे हाँ ड्रैग आगे नहीं होती। नहीं, ये मुझे क्या पता कि क्यों ड्रैग होती, क्या होती हैं चीज़ें। 3 अटैचमेंट करने की ऑप्शन है, बीच में लोग अटैचमेंट करते हैं। अब किसी का पर्टिकुलरली नहीं चाह रहा, नहीं ड्रैग हो रही, तो उसका मुझे क्या आइडिया है कि क्यों नहीं ड्रैग हो रही। और वैसे भी अब तो टाइम खैर ख़त्म है, अब तो उसकी सर कोई मैंने आपको पूरे टाइम पे सर 1 मिनट पहले ही कहा है कि वो नहीं हो रहा। नहीं, वो तो नहीं हो सकता ना, वो साफ ज़ाहिर है। मुझे क्या पता क्या मामला हैं आप लोगों के। ये अपलोड तो नहीं हो मेल रही। कर दें? मेल वाले जो है ना, इनके मैंने वैसे ही 0 मुझे लगता है कि लगा देने चाहिए, ताकि मेल तो आनी बंद हो जाए ना। ये आप लोगों ने ड्रामा बनाया हुआ है कि आप आखिरी वक्त में कुछ जो लोग हैं पर्टिकुलरली सारा टाइम लेके और एंड पे मुझे मेले फेंकने लग जाते हैं। आपको एटिकेट्स नहीं आइडिया कि एक टाइम दिया हुआ है और उस टाइम के अंदर आप काम किया करें जहाँ पे आपको कहा हुआ है। जब आपको टेस्ट देने जाते हैं, एग्जामिनर वहाँ पे कमरा इम्तहान में बुलाता है या आपकी तरफ आता है कि वो जैसे आप कहेंगे ड्राइंग रूम में बैठ के देना है, किचन में देना है? कुछ चीज़ों के कुछ प्रोटोकॉल्स भी होते हैं, कुछ चीज़ को एथिकली भी चीज़ों को देखा करें। आप लोगों को सर एक आदत पूरे पड़ी 5 थी। मिनट पहले सर 5 मिनट पहले का शुरू हुए गए थे, इसको अपलोड करना वो हो ही नहीं था रहा। सर वो हो ही नहीं रहा था। सर इसमें सर वो ड्रैग सर का असल में ऑप्शन ना सर सर असल में चूज फाइल फाइल का जो है ना देते वो हैं। उसमें जो फाइल्स में जहाँ से अपलोड करते हैं ना, उधर फाइल जो है वो कुछ देर बाद आती है। जिधर से सर फाइल मोबाइल में LMS पे अपलोड होती है, ड्रैग वो नहीं होता। फाइल्स के अंदर उसको सर्च ही नहीं करता जो नई फाइल बनी होती है। मेरा खैर ये ख्याल है आप इस वजह लोगों के से इशू अपने आता है। थोड़ा मसले मसाइल हैं कि अभी चीज़ें इस्तेमाल करने में आप थोड़ा पीछे हैं। ठीक है, आप लोग मुझे जो ईमेल करें, और ईमेल वाले जो हैं मुझे वो वाइवा देंगे। तो जब आपको पिछले दूसरे सेमेस्टर में आपके जब पेपर हुए हैं, ये इस तरह की चीज़ें हुई हैं, तो थोड़ा टेक्नोलॉजी में जो चीज़ें हैं वो उसको सीखना भी शुरू कर दें। और अगर कहीं नहीं पता चलता तो उसको बजाय के एंड पे रोला डालने के, क्विज़ के बाद कभी किसी ने कोई पूछा है किसी से कि यार ये जो मसला आया मुझे इसका क्या हल है? ठीक है, जब क्विज़ हुआ तब अचानक से कह दिया कि नहीं हो रहा तो मेल कर दे, तो उसने कहा मेल कर दे। चीज़ों को किसी मौके पर तो लर्न कर लेना। आज मसला आया तो कल को ना आए। कभी लर्निंग की है? पिछले जो क्विज़ हुए हैं उसमें कोई लर्निंग की है आप लोगों ने? मैं तो 2-3 क्विज़ इसी तरह ही ले रहा हूँ, तो अभी तक आपके मसले चल रहे हैं। आपने अपने किसी दोस्त से पूछा हो, मेरे से पूछा हो, जो मसला पहली दफ़ा आया उसका उसी दफ़ा हल निकाल लो। ठीक है ना? अब अगली दफ़ा भी ये तो कभी नहीं मसला हल हो सकता, पूरी ज़िंदगी नहीं हो सकता। तो जहाँ पर इशू आए उसका कोई ना कोई सलूशन भी होता है चीज़ों का, लाजमी नहीं कि मसले ही हैं। अभी ये धड़ाधड़ मेले मुझे आ रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये बहसीत कौम ही हमारा ये हाल है बस। सॉरी सर। सर अब पेपर सॉरी, करीब आ गए हैं, सॉरी से भी कुछ नहीं तो होना। सॉरी का ये है आपकी सर जो कि वो नाराजगी है ना। मेरे लिए जो इनकन्वीनियंस इन्वायरमेंट होता है ना, वो उसी तरह रहता है। एक दफ़ा पहले भी मैंने आपको लोगों को आधा पौना घंटा समझाया था, लेकिन वो क्विज़ के बाद मुझे समझ लग गई थी, मुझे पता लग गया था कि मैंने गलत किया। ठीक है, तो पता नहीं क्या क्या ज़िंदगी के मकसद है आप लोगों के। आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, जिसको मेल पे करना है कर दे, फिर मैं देख लूँगा उस इन मामलात को कैसे मुझे डील करना है। तो आप भेज दें मुझे, जो कुछ भी जिसका दिल करता है भेज दीजिए बस। ठीक है, ठीक है जी, मीटिंग को मैं एंड कर रहा हूँ। सर और जस्ट बस 2 मिनट्स नहीं उसमें मिल सकते? किस में सर 2 जस्ट 2 मिनट्स? मिनट्स नहीं मिल सकते, सिर्फ अपलोड करना है, वो फाइल बनी हुई है।
वो अपलोड नहीं था हो रहा तो टाइम खत्म हुए 5 मिनट हो गए हैं। आप मेल फाइल में हमने भेज दें बस, जो आप जो जिस सर दौर में रह रहे हैं उसमें भेज दीजिए मुझे। मैं पता नहीं, अपलोड कर रहा था लेकिन टाइम खत्म हो गया था। पता नहीं, मुझे नहीं पता। मुझे इस तरह के क्वेश्चन ना किया करें कि पता नहीं लगा। और राइट साइड पे टाइमर चल रहा है, तो पहली दफ़ा तो आप चीज़ों को इस्तेमाल कर नहीं रहे। जब पबजी और फेसबुक्स और ट्विटर उसकी कोई ट्रेनिंग लेते हैं हम लोग, तो मैंने हमेशा आपको कहा है कि जब किसी को टेक्निकल मसला को अंडरस्टैंड करे, कभी किसी बंदे ने कोई लर्निंग के एनवायरनमेंट से कोई चीज़ कभी सीखी है? आप आखिरी वक्त में कह रहे थे अपलोड नहीं हो रहा, मुझे क्या पता कि क्यों नहीं अपलोड हो रहा। आई डोंट नो कि क्यों नहीं अपलोड हो रहा, मुझे क्या पता।